हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसबीआई पीओ 2024-25 के लिए वैकेंसीज आउट हो गई है, नोटिफिकेशन आ चुकी है आपकी, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं दैट इज 600। ठीक है, तो 600 वैकेंसीज हैं जिसमें 14 वैकेंसी बैकलॉग की है, तो 586 वैकेंसीज हैं। और इन 600 वैकेंसीज के लिए कंपटीशन कितना टफ होगा ये आप जानते हैं, लेकिन जो बच्चा स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करेगा वो शायद इस कंपटीशन को डिफीट कर पाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड प्रिपरेशन, कंप्लीट रोड मैप कि आपको एसबीआई पीओ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, कहां नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं, कहां ज्यादा हुए हैं, कहां डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में चेंज हुआ है। तो ये सारे चेंजेस आपको बहुत अच्छे से समझने जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 27 दिसंबर से फॉर्म फिल होने शुरू होंगे और 16 जनवरी तक आपका जो है वो फॉर्म फिलिंग चलेगा। 8 और 15 मार्च को आपका, देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपके 3 प्रोसेस रहेंगे। पहले आपका प्रीलिम्स पेपर होगा जो कि 8 एंड 15 मार्च को होगा। 8 और 15 मार्च 2025 को आपका प्रीलिम्स पेपर होगा और इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पे एक बड़ा चेंज है, चेंज क्या है आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपका मेंस पेपर होगा जो कि अप्रैल और मई बताया गया है, या तो अप्रैल के एंड में होगा या मई 2025 में होगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी आपका मई या जून बोला गया है, और जो फाइनल आपके जॉब हाथ में होगी दैट इन जून 2025। तो पूरा 6 महीने का प्रोसेस है दोस्त, और अगर आपने इस 6 महीने यहां पे एफर्ट डाल लिया तो यकीनन आप इस जॉब को हासिल कर पाओगे। बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा चेंज तो यही काट देता हूं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेटर राइटिंग ऐसे को हटा दिया गया है, इसकी जगह क्या पूछा जाएगा सब पे बात करेंगे वन बाय वन। कंप्लीट रोड मैप मतलब कंप्लीट आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, और प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है दोस्त। वो क्या चेंज हुआ है, पहले क्वांट और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन 35-35 थे, जिसको अब 30 और 30 कर दिया गया है, जो कि मार्क्स भी 30-30 होंगे। लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन जो पहले 30 थे उन 30 की जगह पे 40 कर दिए गए हैं, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 ही हैं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग से प्लस -5 करके इंग्लिश में +10 कर दिया गया है। पहला चेंज तो ये है आपका। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी। 1 घंटा टाइम रहेगा, 20 मिनट। तो अब प्रीलिम्स में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो प्रीलिम्स में जो आपका टारगेट स्कोर है वो मिनिमम 60+ होना चाहिए अगर आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो। कौन से टॉपिक टारगेट करने विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले प्रोसेस जान लें। उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में वही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, और एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। दोनों पेपर पहले भी होते थे, लेकिन चेंज क्या है, अब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें 155 की बजाय 170 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। चेंज क्या है, अब रीजनिंग के क्वेश्चन पहले भी 40 थे, लेकिन पहले ये 50 मार्क्स के होते थे, अब ये 50 के नहीं 60 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग वही है सेम, 50 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये 50 मार्क्स के होते थे, तो 50 के नहीं अब ये 60 मार्क्स के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टाइमिंग सेम है 45 मिनट। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, पहले यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, नंबर ऑफ 50 की बजाय अब नंबर 60 कर दिया गया है। मार्क्स पे कोई चेंज नहीं है, वही 60 मार्क्स है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 45 मिनट। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहले मेंस एग्जाम में 35 क्वेश्चन थे, जिसको चेंज कर दिया गया 40 के साथ, और जो मार्क्स हैं पहले 40 होते थे, अब उस 40 को 20 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यानी 40 सवाल 20 नंबर के होंगे, तो आधे नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, और 40 मिनट आपको यहां पे मिलेंगे। तो ये आपका चेंज हुआ है। तो टोटल जो क्वेश्चन 155 थे वो हो गए 170। मार्क्स उतने हैं, लेकिन मार्क्स में चेंज हुआ है, इंग्लिश के 20 कम करके उसने क्वांट और रीजनिंग के 10 बढ़ा दिए हैं भाई, ठीक है। बाकी यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे 2 चेंज हुए हैं, जीए के क्वेश्चन 50 से 60 हो गए और इंग्लिश के क्वेश्चन 35 से 40।
तो इंग्लिश के क्वेश्चन 35 से 40 हो गए, नंबर 40 से 20। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा चेंज क्या है, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में पहले लेटर और ऐसे था, इस बार लिखा गया है कि आपको यहां पे आपका एक जो सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल, ठीक है, प्रेसी, इस टाइप के वर्ड यूज किए गए हैं जो आपसे पूछा जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं किए गए हैं। ठीक है, मार्क्स बताए गए हैं 50 और टाइमिंग 30 मिनट रहेगी, लेकिन ये नहीं बताया किसके कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन लिखा है सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी, ठीक है, ईमेल, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे 1/4 नेगेटिव होगी, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। यहां पे आपका टारगेट 100 मार्क्स होना जरूरी है दोस्त, वरना पीछे रह जाओगे। मिनिमम 100 स्कोर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है। ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रोसेस होगा। इसके बाद मेंस प्री एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, जो फाइनल बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। अब जो ये इंटरव्यू वाली स्टेज है, यहां पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एक ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 30 और साइकोमेट्रिक टेस्ट के 0। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहां से जितने भी नंबर आपके आएंगे उसको हाफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और मेंस एग्जाम के 250 को 75 में। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 100 में से लगेगी। ठीक है, सपोज आपके मेंस एग्जाम में 100 मार्क्स आए तो 75/250, यानी ये हो गया इसका 3/10, तो आपके मार्क्स का भी 3/10 कर दिया जाएगा 30। अगर इंटरव्यू में आपके 40 है तो इसका आधा करके 20, तो मतलब आपका फाइनल 50 बना, 50 में सिलेक्शन हो जाएगी दोस्त। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, थोड़े और मेहनत कर लो तो शायद थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फाइनल प्रोसेस कि सबसे पहले तो यही पता हो कि कहां कितनी ताकत लगानी है, कैसे सिलेक्शन मिलेगी। अब सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किन किन टॉपिक्स को प्री में टारगेट करें, किन को मेंस में, क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने हैं। सब चीजें एंड तक देखना, मजा आएगा। देखो, सबसे पहले सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिए हैं 30। ठीक है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं 30। अब 30 क्वेश्चन में देखो, पहले इन तीनों चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आते थे, और आपके डीआई के 15 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक को मिला के 10 क्वेश्चन थे। अब ये तो वो खुद जाने, क्योंकि पहली बार 30 क्वेश्चन आएंगे प्री में, तो वो कहां चेंज करेगा। लेकिन अगर कहीं भी चेंज करें, पार्ट तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो सकता है कि यहां से 5 कम कर दे, हो सकता है डीआई 2 कर दे, क्योंकि मेंस में डीआई के मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं। हो सकता है कि अर्थमेटिक के कम कर दे, पर जो चांसेस लग रहे हैं वो यहीं पे लग रहे हैं कि डीआई के 5 क्वेश्चन कम कर देगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में भी डीआई भर के पूछना है उसने। ठीक है, तो आप पहले स्पीड मैथ को प्रिपेयर करें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करें, टेबल डीआई, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट। अब यहां अर्थमेटिक बेस्ड डीआई नहीं पूछेगा। ठीक है, कैसलेट पूछ लेगा, मिक्स डीआई पूछ लेगा, बार ग्राफ पूछ लेगा, टेबल डीआई पूछ लेगा, मिसिंग टेबल पूछ लेगा, पाई चार्ट पूछ लेगा, लेकिन ये वेन डायग्राम और अर्थमेटिक वाला प्री में नहीं पूछेगा। ठीक है, और प्री में जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, देखो रेशियो आपको जरूरी है प्रिपेयर करना, परसेंटेज आपको पढ़ना चाहिए, नंबर सिस्टम छोड़ दो, एचसीएफ एलसीएम छोड़ दो, एवरेज छोड़ दो, एजीज पढ़ लो, पार्टनरशिप पढ़ लो, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं ताकि आप 30 में से 20+ स्कोर कर पाओ बड़े आराम से। पहले ये वाला पार्ट पढ़िए, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पढ़ना कहां से है, अंत में मैं आपको राइट रिसोर्सेज भी बताऊंगा कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मेंस, सिलेबस फॉर मेंस। अब यहां डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। अब यहां पे क्वेश्चन हो गए 30, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो यहां पे जो डीआई रहेगा ना, अब डीआई देखो, डीआई आपका यहां से शुरू होगा यहां। ठीक है, यहां पे मिक्स चार्ट डीआई होगा। ठीक है, कोई भी ये टेबल, पाई, ये सिंगल नहीं पूछेगा, मिक्स चार्ट से शुरुआत होगी। जैसे टेबल और लाइन का कॉम्बिनेशन, लाइन टेबल का, बार और टेबल का कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट और कैसलेट का। ठीक है, कैसलेट डीआई होगा, टेबल बेस्ड कैसलेट, वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट, अर्थमेटिक और फिलर बेस्ड, फिर रडार बेस्ड होगा।
ट्रिगोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सारा। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे। और न्यू पैटर्न, स्कैटर, स्टोक, फनल, सनबर्स्ट, ये आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डीआई आपका मोस्टली इस वाले हिस्से से रहेगा। क्या मेंस के अंदर ये नंबर सीरीज या इन सब के सवाल नहीं आ सकते? आ सकते हैं। नंबर सीरीज आएगी तो स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड, कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो स्टेटमेंट बेस्ड, डाटा सफिशिएंसी आएंगी तो 3-3 4-4 स्टेटमेंट होंगी, अर्थमेटिक आएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट या फिलर वाला आएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत लेंदी पेपर होगा, बहुत लेंदी। अगर आपने यहां से 25-30 नंबर स्कोर कर लिए ना, मतलब आपका फराटेदार मैथ है भाई। ठीक है, फराटेदार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नंबर तो बढ़ गए हैं। पहले 50 नंबर का होता था, अब 60 का हो गया। तो ये बड़ा चेंज है, और आपको कैसे टारगेट करना है ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद अब रीजनिंग की बात करें। अब रीजनिंग के प्री में अगेन 30 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। क्वांट और रीजनिंग दोनों के 5-5 कम हो गए हैं। तो अब पहले सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये 20 से 25 नंबर की आती थी, पर मुझे लगता है कि अब इसका नंबर 15 से 20 रह जाएगा। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से रहेंगे। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल और ये पूरा प्रिपेयर करना है। ये जो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल लिखी है ना दोस्त, ये वही लिखी है जो अभी लेटेस्ट आईबीपीएस पीओ के पेपर में पूछी गई है, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो ये सारी उसी टाइप की है, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर। फ्री में पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, कहां से बताऊंगा, एंड तक वेट करो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, तो ये सारा कॉम्बिनेशन रहेगा प्री का। उसके बाद अगर मेंस की बात करूं, अब मेंस में लिखा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब यहां भी 40 क्वेश्चन जो पहले 50 नंबर के थे, अब उनको 60 का कर दिया गया है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन वैसे ज्यादा आते नहीं है, वो मशीन इनपुट आउटपुट के फॉर्म में ही पूछ लेता है। तो इस सिलेबस पे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन यहां 2 नए टॉपिक ऐड होंगे प्री से मेंस में। एक तो मशीन इनपुट आउटपुट, ये प्री में नहीं आता। दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये प्री में नहीं आते। तो ये सारा, और दूसरा बाकी जितने भी टॉपिक है ना, सबका लेवल बढ़ जाएगा। अब जैसे प्री में कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज हो सकती है, लेकिन यहाँ लॉजिकल, कंडीशनल, बाइनरी, क्लॉक बेस, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म में रिवर्स और कोडेड आ जाएगा। और जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल होंगी वही होंगी, लेकिन उनका लेवल काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मुश्किल लेवल ऐड हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, देखो इंग्लिश में 2 बड़े चेंज हैं। वो बड़े चेंज क्या हैं? एक तो प्री के अंदर पहले जो 30 क्वेश्चन होते थे, अब प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब जो मेंस है, अब मेंस के अंदर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अब पहले क्या होता था, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते थे, और यहां पे 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते थे, है ना। तो ये चेंज कर दिया है। अब प्री के अंदर 40 सवाल होंगे 40 नंबर के, और मेंस के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। मतलब कम हो गया। लेकिन ये बिल्कुल मान के मत चलो कि अगर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं सर, आधे नंबर का सवाल है, तो लेवल हल्का होगा। ये गलती मत करना। ठीक है, हमेशा प्री और मेंस में मेंस का लेवल हाई होगा, ये बात याद रखना। वो उसने नंबर कम किए, ये स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही खेलता है एसबीआई हर बार। तो ये बात ध्यान रखना। तो आपको तीनों कंपोनेंट पे फोकस करना है इंग्लिश में, ग्रामर भी, वोकैब भी और कॉम्प्रिहेंशन भी। ग्रामर तो एक बार सबको कंप्लीट पढ़नी ही चाहिए भाई। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो फिर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। और वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए रीडिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास 70 दिन है, मिनिमम 70 डेज हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर अपनी रीडिंग स्किल बेहतर बनानी है तो डेली 1 घंटा रीडिंग पे देना शुरू करो। ठीक है, जिन बच्चों की अच्छी है वो सीधा द हिंदू से शुरू कर लो। जिन लोगों की वीक है इंग्लिश, वो दूसरे जैसे नॉवेल्स पढ़ लो, कोई आप मैगजीन पढ़ लो, कोई बॉलीवुड, क्रिकेट, ये वो, अपने इंटरेस्टिंग पार्ट से शुरू करो। लेकिन आपको द हिंदू पे एंड में आना ही पड़ेगा, बिना इसके इंग्लिश नहीं बढ़ जाएगी बैंकिंग की। ठीक है, एसबीआई पीओ के लिए। तो प्री और मेंस में लेवल ये ध्यान रखना, सिलेबस आपका वही है, प्री का भी मेंस का भी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन लेवल प्री का अब भी क्या होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, लेकिन मेंस का जो लेवल होगा वो हाई रहने वाला है, ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से, नंबर ऑफ मार्क्स कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इंग्लिश में तीनों पे फोकस करना शुरू कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद अब आती है नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो प्री में 70 दिन है, फिर मेंस में भी
40-50 दिन हो गए, अभी से जनरल अवेयरनेस क्यों पढ़ें? भैया दो चीज पल्ले बांध लो, तुम्हें नौकरी दिलवाएगी इंग्लिश और जीए। इंग्लिश और जीए जिस बच्चे की कमांड होगी ना, वो नौकरी लेके जाएगा पक्का। तो जीए भी आपके अब 60 क्वेश्चन 60 ही नंबर के हैं भाई, और इसको आपको डे 1 से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी आज से पल्ले बांध लो कि न्यूज़पेपर तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। आपको आज से डेली करंट अफेयर करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए लास्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 महीने तो है ही आपके मेंस एग्जाम में कम से कम, तो 3 तो यही हो गए, और पिछले 2-3 महीने का और कवर कर लेना। समझ रहे हो? तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली करंट अफेयर कवर करनी है, साथ में कोई भी मंथली कंपाइलेशन और प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ये कहां मिलेंगे बताऊंगा सब चीजें, ठीक है? तो ये सारी न्यूज जो है ये करंट अफेयर की है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स की न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक ऑथर, समिट, कॉन्फ्रेंस, डिफेंस, साइंस एंड टेक, तो बहुत वाइड रेंज है। लेकिन यहीं पे जो बच्चा 30-40 स्कोर कर जाएगा ना, वही फासला क्रिएट करेगा। ये बात याद रखना मेंस के अंदर, ठीक है भाई? तो करंट अफेयर शुरू कर दो। इसके बाद यहां पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, ठीक है? तीसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव वाले में बच्चे पहले क्या था कि लेटर और ऐसे बोला था उसने, अब वो क्या बोल रहा है कि एक तो सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है? सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल, ठीक है, प्रेस सी, तो इन सब चीजों पे भी डे 1 से ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो इसको मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी टाइप करना है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए पहली चीज आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपकी टाइपिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों शानदार होगी ना, फिर नहीं रुकोगे दोस्त। रीडिंग भी, राइटिंग भी, टाइपिंग भी, तीनों शानदार होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान रहेगा सबको। तो ये आपको करना है किसके लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो मैंने आपको कंपोनेंट वाइज सब कुछ बता दिया कि प्री में क्या टारगेट करें, मेंस में क्या करें, कहां कितना सब कुछ करें। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हाउ टू प्रिपेयर एसबीआई पीओ, ये बात पल्ले बांध लेना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, प्रिपेयर प्रीलिम्स प्लस मेंस साइमल्टेनियसली फ्रॉम डे 1। ये गलती मत करना कि पहले सिर्फ प्री टारगेट कर लेते हैं बाद में मेंस, नहीं होगा भाई। आपको प्री को 100% अभी टारगेट करना है, लेकिन मेंस के कंसेप्ट अभी क्लियर कर लेने हैं, ठीक है? कंसेप्ट क्लैरिटी अभी होनी चाहिए, प्रैक्टिस बाद में भी हो जाएगी। 8-15 मार्च के बाद अप्रैल एंड तक हमारे पास 1.5 महीना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लेना अभी से, मेंस के भी सारे, ठीक है? दूसरा, अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये मैंने अभी समझाया है आपको। तो प्री और मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो, और अपने प्रायोरिटी टॉपिक भी, कि प्री में मुझे क्या टारगेट करना है, मेंस में क्या टारगेट करना है। अर्थमेटिक में हाथ टाइट है तो देख लो ना भैया कि मैं ये 2-4 टॉपिक नहीं कर सकता, निकालो बाहर। वैसे भी 100% थोड़ा हो जाएगा पेपर में, 4 टॉपिक घर से छोड़ दो यार, क्या परेशानी है। लेकिन जो पढ़ रहे हो ना, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है? फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जब भी पढ़ोगे तो बेसिक से पढ़ना। टाइम बहुत है, 70 दिन प्री में है भाई, बहुत टाइम है, ठीक है? कम नहीं होते। बेसिक से पढ़ना, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपकी कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करना। ये हर एक टॉपिक में करना है आपको, हर टॉपिक में प्रैक्टिस आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज करनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, नोटिफिकेशन आ गई, दे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट। कुछ नहीं होता दोस्त, क्योंकि आप अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं करते। पहले बात तो एनालाइज ही नहीं करते हो मॉक टेस्ट को, और फिर अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं करते, तो फिर कैसे नंबर बढ़ेंगे? मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे सर, कहां से आएंगे? गलतियां तो ऐसे ही करते जा रहा है, कहां से आएंगे? तो जो भी टॉपिक पढ़ो पहले उस पर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज करो, फिर सेक्शन वाइज करो, फिर फुल लेंथ दो। फुल लेंथ देने का क्या तरीका होगा बताऊंगा, ठीक है? और ये बात, ये देखो, ये यहां लिखा है, इंग्लिश और जीए आर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। सबसे स्कोरिंग है इंग्लिश और जीए। करंट अफेयर को डे 1 से शुरू करो, अभी से। डेली 35 से 40 मिनट करंट अफेयर को दो दोस्त, वरना बाद में भूल जाओगे, ठीक है? आपसे स्पोर्ट्स की न्यूज भी नहीं याद होनी कि फ्रेंच ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, नताशा स्टांकोविक। उनके नाम ऐसे थोड़ा होता है, बबली जीत गया, गोलू ने जीत लिया फ्रेंच ओपन। मुश्किल हो जाएंगे, अभी से करोगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है? उसके बाद
फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसको भी ऐड कर लेना भैया अपनी तैयारी में। डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और ओवर अटेम्प्ट। अब मॉक टेस्ट देने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे तो मॉक टेस्ट देते ही नहीं, डर लगता है नंबर नहीं आए तो क्या करेंगे, तो भैया क्या हो गया, नंबर नहीं आए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अरे भाई दो। और ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट पे ले जा रहे हैं और बाद में स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट देने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि मॉक टेस्ट कब देने हैं। पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी टॉपिक वाइज करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वाइज करनी है, ठीक है। और फिर फुल लेंथ टेस्ट पे आना है। और फुल लेंथ टेस्ट देने का तरीका क्या है, 10 पेज की एक डायरी पे 10 पेज अपने काबू में कर लो। ये टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 मैंने दिया, 60 मिनट में पेपर खत्म हो गया। उसके बाद 60 मिनट, अगली 60 मिनट मैं इस पेपर को एनालाइज करूंगा, एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस में लिखूंगा मिस्टेक नंबर 1 मैंने क्या करी, मिस्टेक नंबर 2 ये करी, मिस्टेक नंबर 3 मेरी ये थी। और फिर यहां उनका सॉल्यूशन भी लिखूंगा कि इस पेपर में मैं मैथ में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, सीक्वेंस का ऑर्डर गलत है, ठीक है। प्री में मैंने देखा ही नहीं कि मैं उस क्वेश्चन तक तो पहुंचा ही नहीं जहां तक ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। जो मुझे आते थे वो मैं कर ही नहीं पाया हूं दोस्त। तो अगर वहां तक पहुंचोगे ही नहीं तो फायदा नहीं होगा भाई। तो देखो अपनी सीक्वेंस में क्या गड़बड़ करी, रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, मैं पढ़े ही नहीं है। तो अपनी गलतियां तो सुधारते चलो ना। 3 गलतियां लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, फिर आगे 3 गलतियां लिखो अगले टेस्ट की, उसका सॉल्यूशन ठीक करते चलो। 5 टेस्ट के बाद तुम्हारे नंबर ना बड़े मिले तो मुझे कहना, लेकिन ऐसे नहीं कि टेस्ट दिया, स्कोर चेक किया और आगे बढ़ गए, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्त। मैथ रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के तो आएगा ही नहीं सर। प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, 50 सवाल निकालना शुरू कर दिया, जो हो रहे हैं ठीक है बाकी छोड़ दो। अरे भाई पहले सीख लो ना, उसके बाद प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, ठीक है। करनी है लेकिन पहले सीख के। और नेक्स्ट है फॉलो द राइट रिसोर्सेज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्मार्ट बच्चा सही जगह से प्रैक्टिस करेगा, अच्छी चीजें सीखेगा, तो वो 2 कदम आपसे वैसे ही आगे होगा। कौन से हैं वो राइट सोर्सेज, बताता हूं। सबसे पहले जिन लोगों की तमन्ना है कि सर मुझे तो बुक के सिवा कुछ नहीं भाता, आज के टाइम पे दोस्त बुक आपके लिए कॉम्पिटेटिव फील्ड में उतनी लाभदायक नहीं होगी। बैंकिंग वगैरह में होगी, यूपीएससी में, एनसीईआरटी, ये वो, बैंकिंग में नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि एक तो पैटर्न बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। बुक्स कहां से अपडेट हो जाएंगी इतनी जल्दी। अब ये किताबें हैं, जिसको पढ़नी है पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये वो सब बता दिया मैंने, जो मर्जी पढ़ना चाहे पढ़ लो, लेकिन अपडेटेड नहीं होंगी। दूसरा थ्योरेटिकल होंगी, और तीसरा एक्सपेंसिव भी है भाई। अब ये किताबें मार्केट में खरीदने निकलोगे 500 500 700 700 की एक किताब है, 8-7 हजार की पड़ेंगे आपको। लेकिन फिर मैं क्या प्रेफर करूंगा, पहली चीज फ्री क्लासेज। हमने एसबीआई पीओ की फ्री क्लासेज शुरू कर रखी हैं बहुत पहले से। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लो जाकर के। और अभी हम डेली लाइव क्लास होती है हमारी अभी भी, ठीक है। मैथ की क्लास होती है मॉर्निंग 9:30 से 10:30, रीजनिंग की क्लास होती है 1:30 से 2:30, और इंग्लिश की क्लास होती है 4:30 से 5:30। और ये मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे लाइव होती है हमारे एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल पे। एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लो भाई, ये क्लासेज फ्री है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन किसी को लगता है कि सर नहीं, मुझे तो लाइव पढ़ना है कम टाइम में, तो हम अपना लाइव क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है हमारा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस की इसमें क्लासेज होंगी प्री और मेंस की लाइव, और जो अगर आप लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी। ये टारगेटेड होगा बिल्कुल। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा ये 2 टेस्ट सीरीज है। कोई बच्चा अगर पीओ और क्लर्क दोनों की तैयारी कर रहा है तो ये टेस्ट सीरीज उसके लिए रामबाण है भाई। इसमें 15,000 से ज्यादा सवाल है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, प्री के, मेंस के, करंट अफेयर के एमसीक्यू, जून से लेके अभी तक। प्रैक्टिस करो दोस्त, साथ के साथ करोगे तभी फायदा होगा। सेक्शनल टेस्ट है, पीओ के भी, क्लर्क के भी, फुल लेंथ टेस्ट है, पीओ के भी, क्लर्क के भी, प्री के भी, मेंस के भी।
पीवाई क्यों है, पीओ के भी, क्लर्क के भी, प्री के, मेंस के भी। और जिसको सिर्फ एसबीआई पीओ वाली लेनी है वो ये ले लो। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में इनरोल करेंगे उनको टेस्ट सीरीज ये वाली लेने की जरूरत नहीं है, क्लर्क के लिए अलग से ये लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन जो बच्चे इस पीओ क्लर्क वाली टेस्ट सीरीज में जाएंगे फिर ये वाली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे परचेज कर सकते हो बता भी देता हूं। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे edutab.co.in। ठीक है, edutab.in टाइप करोगे, कोर्सेज पे जाओगे, ये एसबीआई पीओ के कोर्सेज है। ठीक है, तो यहां आकर के आपको हमारे ये कोर्सेज मिल जाएंगे, प्योर क्लर्क की टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और फिर आपको स्पेशल पीओ की टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं भाई हमारी वेबसाइट पे, अच्छा कंटेंट एग्जाम लेवल का। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है एडुटैब बैंकिंग एग्जाम, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और इस पे लगातार देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, एसबीआई पीओ इंग्लिश प्री क्लासेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लाइव पढ़ना चाहते हो टारगेटेड तो फिर आप इन कोर्सेज में भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज है जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो दोस्त अगर स्मार्ट वे में प्रिपेयर नहीं करोगे ना, वैकेंसीज भी कम है, दुनिया तो कर ही रही है, आप पीछे रह जाओगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करोगे और रिजल्ट भी उतना ही शानदार रहने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहना, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेज। इसके अलावा दुनिया जहान की स्ट्रेटेजी ये वो सब आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है, हर टाइप की बैंकिंग एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन इसी चैनल पे। तो कोर्सेज से भी जुड़िएगा, लिंक याद रखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अगर अब भी आपका पेन पॉइंट बचता है तो आप कमेंट करके हमें बताओ, उसी पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, आपको लगता है कि यहां कमी रहेगी, ये चीज मुझे जाननी है, कमेंट कर दो, उसी पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।